वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे, उसका संवेगों के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। और साथ में हमने मूल प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा, क्या होता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, किसने दिया था, उसका मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं पढ़ी थी हमने। फिर संवेगों के बारे में पढ़ा, संवेग का विशेषता पढ़ा था, संवेग के प्रकार और संवेग के कथन पढ़ने भी बाकी थे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, आप सभी कमेंट मिले, कमेंट पढ़ के बहुत ही मजा आ जाता है और बड़ा ही एनर्जेटिक फील होता है, एक मोटिवेशन मिलती है कमेंट पढ़ने, इसलिए कमेंट हमेशा क्या करिए। तो कुछ बच्चों ने पूछा भी था सर कि मूल प्रवृत्ति टॉपिक यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है क्या। तो मैं बता दूं कि देखिए, ये टॉपिक देखने में बहुत छोटा लगता है पर इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको जरा भी इग्नोर मत करिए। 1 नंबर या कहिए 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 1 नंबर तो फिक्स है, 1 से 2 नंबर को पूछता ही है यूपी टेट में। मूल प्रवृत्ति और संवेग से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बिल्कुल आप हल्के मत लीजिएगा। अरे ऐसे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं जो कभी ना पूछे, जो पूछते हैं उसी को पढ़ाता हूँ। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं रहते तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि नहीं, किस चीज पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। तो इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हमें पढ़ने थे क्या, संवेग के कथन और संवेग के प्रकार के बारे में। तो पहले संवेग के प्रकार देख लेते हैं। संवेग के प्रकार, संवेग के प्रकार। तो देखिए, संवेग मतलब भावनाएं, इमोशंस। तो आप जानते हैं कि इमोशंस बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं, बहुत तरीके के भावनाएं होते हैं, उसकी कोई लिमिट वगैरह नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने जब संवेग के टॉपिक आया, संवेग के ऊपर अध्ययन किया, उन्होंने बताना शुरू किया, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने बड़े ही अलग अलग टाइप से बताए कि किसी के अनुसार 3 प्रकार के थे, किसी के अनुसार 6 प्रकार हैं, तो किसी के अनुसार से 7 प्रकार है। मैकडूगल महोदय के अनुसार से 14 प्रकार है, तो कोई ऐसा मिलेगा जिसके अनुसार 100 प्रकार से ऊपर संवेग है। तो देखिएगा, एक एक लाइन से शुरू करते हैं। पहले वैज्ञानिक को लेते हैं जिनका नाम था वाटसन। कौन? वाटसन। वाटसन के अनुसार जो संवेग हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3। वाटसन ने बताया कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और उन्होंने इन 3 संवेग को प्राथमिक संवेग कहा। कौन सा संवेग कहा? उन्होंने इन 3 संवेग को प्राथमिक संवेग कहा। क्यों कहा? देखिए, उन्होंने जो 3 संवेग बताए थे, जो 3 उन्होंने संवेग बताए, वो 3 संवेग थे। पहला भय, दूसरा क्रोध और तीसरा प्रेम। भय, क्रोध और प्रेम। और वाटसन का मानना था कि ये जो 3 संवेग हैं, भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 ऐसे संवेग हैं जो कि जन्म से समय से शुरू से ही बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो 3 संवेग हैं, ये सबसे प्राथमिक संवेग है, जो सबसे शुरुआती संवेग होते हैं। तो वाटसन ने कितने प्रकार के संवेग बताए? 3 प्रकार के संवेग बताए। और जो ये 3 संवेग बताए, इनको कौन सा संवेग कहा जाता है? प्राथमिक संवेग। ये कौन थे? वाटसन। वाटसन के बाद आते हैं एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जेम्स। दूसरे नंबर पे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जेम्स। और जेम्स के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जेम्स के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और जेम्स ने बताया, एक होता है स्थूल संवेग और दूसरा होता है सूक्ष्म संवेग। एक होता है स्थूल संवेग और दूसरा होता है सूक्ष्म संवेग। अब समझिएगा, स्थूल का सेंस होता है कि बड़ा से या फिर बहुत ही बड़ी आकृति से लिया जाता है, मतलब बड़े से लिया जाता है। स्थूल मतलब बड़ा होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा या बहुत ही बारीक होता है, जो दिखाई ना दे। तो स्थूल संवेग का मतलब इस तरह के संवेग जो कि व्यक्ति के चेहरे पर आपको आसानी से दिखाई देते हैं, जैसे क्रोध। क्रोध एक ऐसा संवेग है, जैसे सामने वाला गुस्सा होगा, खूब चेहरा बनाएगा, आप जान लेगा इनको गुस्सा आ रहा है, अब यहां से निकल जाना क्या है, अच्छा है। तो क्रोध ऐसा है जो आपके व्यक्ति के चेहरे पे दिखाई देने लगता है। भय, भय क्या है? डर।
यदि डर, कोई व्यक्ति डरना शुरू होता है तो उसके चेहरे पर, उसके बॉडी पे दिखाई देना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो इस तरीके के संवेग जो कि व्यक्ति के चेहरे या उसके व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं, उन संवेगों को उन्होंने कौन सा संवेग बोला, स्थूल संवेग। जैसे हो गया क्रोध, हो गया भय, हो गया आमोद, हो गया। आमोद मतलब होता है आनंद या खुशी। आनंद खुशी भी होता है तो व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई नहीं होता कि आपका दोस्त घूमते हुए यार बोलते, अरे यार आज तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है आज बड़ा खुश दिखाई दे रहे हो, क्योंकि उसके संवेग उसके चेहरे पे दिखाई देते हैं। और जो ऐसे संवेग होते हैं इनको बोला कि उन्होंने स्थूल संवेग बोला, मतलब ये संवेग इतने बड़े होते हैं, बड़े होने मतलब आकृति नहीं, एक होता है तीव्रता, कि जज्बाती तौर पे इतने ज्यादा ये जज्बाती तौर पे उग्र होते हैं, ये संवेग इतने तीव्र होते हैं कि ये व्यक्ति के भावों में और व्यवहारों में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए इनको कौन संवेग बोला गया, स्थूल संवेग। सूक्ष्म संवेग कौन से होते हैं, सूक्ष्म संवेग को उन्होंने बोला ऐसे संवेग जो बहुत ही बारीक होते हैं और व्यक्तियों में जल्दी दिखाई नहीं देते, मतलब आपके अंदर होंगे लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं देते। उन्होंने बोला जैसे होता है ईमानदारी, नैतिकता। उन्होंने कहा जैसे होता है ईमानदारी, नैतिकता, उन्होंने कहा ये इस तरीके के संवेग हैं कि आप ईमानदार हैं, कोई भी व्यक्ति ईमानदार है, उसकी भावनाएं बड़ी अच्छी है, बहुत ईमानदार, बहुत ही नैतिक व्यक्ति है, लेकिन वो उसके चेहरे पे नहीं होता। नहीं बोलते माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि ईमानदार है, नहीं बोलते हमारे माथे पे धोखेबाज लिखा हुआ है, मतलब धोखेबाजी, ईमानदारी, नैतिकता, ये सारी ऐसे संवेग होते हैं जो व्यक्तियों को बाहर दिखाई नहीं देते। ये दिखाई देते पर ये वाले दिखाई नहीं देते हैं। तो जो नहीं दिखाई देते मतलब बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उन्हें आप देख नहीं सकते, इसलिए इनका नाम दिया उन्होंने सूक्ष्म संवेग। और जो दिखाई देते हैं इसलिए इनका नाम उन्होंने दिया स्थूल संवेग। तो जेम्स के अनुसार संवेग कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, पहला है स्थूल संवेग और दूसरा सूक्ष्म संवेग। तो बस ये याद करिएगा, जेम्स के अनुसार संवेग दो प्रकार के, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। ये उसके उदाहरण है कि किस टाइप के संवेग आते हैं उसमें। तो याद कौन सा करना, पहला स्थूल और दूसरा सूक्ष्म संवेग। और वाटसन के अनुसार तीन है, पहला भय, दूसरा क्रोध और तीसरा प्रेम, और इसे बोला जाता है प्राथमिक संवेग भी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप संवेग के प्रकार के, भारतीय विद्वानों के आधार पर, या भारतीय विद्वानों के आधार पर नहीं बोलेंगे, अनुसार, भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग के प्रकार। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग के प्रकार, तो भारतीय विद्वानों के अनुसार जो संवेग के प्रकार हैं, भारतीय विद्वानों के अनुसार भी संवेग कितने प्रकार के उन्होंने बताया, दो प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार बताया है राग और दूसरा प्रकार बताया द्वेष। देखिए, पहला राग और दूसरा द्वेष, मतलब जितना दुख से रिलेटेड संवेग होता है, जिसमें दुख का भाव होता है, वह आते हैं द्वेष में। मतलब जिस संवेगों में आपको दुख का भाव मिलता है वो आते हैं द्वेष में, जिसमें नकारात्मकता होती है। और जिस संवेगों में सकारात्मकता होती है तथा उसमें आपको सुख या आनंद का भाव मिलता है, वो किस में आते हैं, राग में। तो जैसे दुख वाले में कौन से आ जाएंगे, दुख वाले में द्वेष में आ जाते हैं, जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ईर्ष्या, आपका ये सारे कैसे होते हैं, द्वेष वाले। और सुख वाले या राग वाले संवेग में कौन से आते हैं, जैसे मित्रता हुई, भक्ति हुई, स्नेह का संवेग हुआ, ये सारे, स्नेह मतलब प्रेम, तो ये सारे संवेग कैसे हो, किस में आते हैं, आपके राग में। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है राग और दूसरा संवेग कौन सा है, द्वेष। और हर बार कहूंगा ये याद करना, राग और द्वेष ये उदाहरण है, समझ गए। ये नहीं कि इसको भी लगे याद करने के राग में तीन है, द्वेष में इतने, ये उदाहरण बताएं कि राग में किस टाइप वाले आते हैं। तो चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, फिर अगला संवेग चलते हैं।
तो इसको लिख लिए होंगे, तीसरा नंबर हो गया। चौथे पे चलते हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको, समझ गए? ये तीनों एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, कोई इससे पीछा छुड़ाने वाला काम नहीं। चौथा था, एक वैज्ञानिक थे स्पिनोजा। स्पिनोजा स्पिनोजा के अनुसार, इन्होंने संवेग के भी इन्होंने कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार पाए। स्पिनोजा के अनुसार संवेग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष, दूसरा प्रकार बताया इन्होंने शोक, और तीसरा इच्छा। स्पिनोजा के अनुसार संवेग 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, शोक और इच्छा। समझे? स्पिनोजा के अनुसार संवेग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, हर्ष, शोक और इच्छा। हर्ष मतलब होता है आनंद, खुशी, शोक मतलब दुख होता है, इच्छा मतलब आपकी जो चाहत होती है भावनाओं में वो होती है। तो स्पिनोजा के अनुसार, स्पिनोजा ने संवेग के 3 प्रकार बताए, हर्ष, शोक और इच्छा। इसी के बाद अगले वैज्ञानिक के बारे में बात करें। एक वैज्ञानिक का नाम है डेकार्टे। डेकार्टे के अनुसार संवेग 6 प्रकार के हैं। डेकार्टे ने संवेग के 6 प्रकार बताए, हर्ष, शोक, इच्छा, प्रशंसा, प्यार और एक घृणा। डेकार्टे ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। और 6 प्रकार में कौन है, हर्ष, शोक, इच्छा, प्रशंसा, प्यार, घृणा। और स्पिनोजा ने संवेग के 3 प्रकार बताए हैं, हर्ष, शोक और इच्छा। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। अगले वैज्ञानिक की बात करें, कई वैज्ञानिकों ने संवेग के प्रकार बताए हैं। जॉर्जन सेन, जॉर्जन सेन ने भी संवेग के कितने प्रकार बताए, संवेग के जॉर्जन सेन ने भी 6 प्रकार बताए थे। और इनका देखिएगा, मतलब आप इस पे मत कंफ्यूज होगा कि नहीं सर इसमें भी हर्ष है, इसमें भी हर्ष है, इसमें शोक है, उसमें भी शोक है, इसमें इच्छा है, इसमें भी इच्छा है। तो इस पे नहीं कंफ्यूज होते हैं, ये अपना बताए हैं, इनका अपना है। और जॉर्जन सेन ने भी अपना 6 प्रकार बताया हुआ है, उनके में भी आएगा वही, हर्ष, शोक, इच्छा, भय, क्रोध और एक कौन सा है, लज्जा। तो जॉर्जन सेन ने भी संवेग के कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए, हर्ष, शोक, इच्छा, भय, क्रोध और लज्जा। जॉर्जन सेन के भी अनुसार संवेग कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। समझे? हर्ष, शोक, इच्छा, भय, क्रोध और लज्जा। ये ऊपर तीनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। और ये मत कहना कि ये भी नहीं याद हो रहा है। और एक वैज्ञानिक और हैं, सैंड। सैंड ने कुल संवेग बताए कितने, 7। अच्छा 7वें नंबर पे भी आ गया। सैंड ने कुल संवेग बताए हैं कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। और उन 7 प्रकार के संवेग में कौन कौन से संवेग आते हैं, हर्ष, शोक, आदि मन में आया होगा इच्छा, पर इन्होंने इच्छा नहीं बताया। फिर इन्होंने बताया भय, क्रोध, फिर आधो के मन में आया होगा लज्जा, पर इन्होंने लज्जा नहीं बताया। इन्होंने बताया हर्ष, शोक, भय, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, विरक्ति। विरक्ति का मतलब होता है बैरागी हो जाना,
कि आप दुनिया के मोह माया से परे हो गए, जाके जंगल में वास कर रहे हैं एकदम अकेले, ये सामाजिक दुनिया से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है विरक्ति का जो भाव उत्पन्न होता है, एकदम बैरागी हो जाते हैं आप, तो उसको बोला जाता है विरक्ति। घृणा आप जानते हैं, या आश्चर्य समझ ही रहे हैं, क्रोध, भय, शोक, हर्ष समझ है। तो सैंड के अनुसार कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। सैंड ने कुल कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार। जॉर्जन सेन ने कितने प्रकार बताए हैं? कुल 6 प्रकार। डेकार्टे ने भी कितने बताए? 6 बताए हैं। स्पिनोजा ने कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। वाटसन ने भी कितने बताए थे? 3 बताए थे। जेम्स ने कितने बताए थे? 2 बताए थे। और भारतीय विद्वानों के अनुसार भी कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पूछेंगे सर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखिए, इसके पहले मैंने जो लिखवाया कि इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उस लेवल के इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं हमेशा। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये इसलिए बताया हूं क्योंकि जब आप अपर प्राइमरी देते हैं, या फिर बोला जाए कि अब लेवल थोड़ा ऊपर कर रहा है, और चूंकि ये सब आपके टॉपिक में आते हैं, तो इसको ना पढ़ना भी ना बेईमानी ही होगी। तो एक बार पढ़ के जरूर जाइए, समझ गए? ताकि कहीं से पूछे, कितना भी लेवल बढ़ा के पूछे, आप टेंशन फ्री रहें, समझे कि नहीं? और इसके पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला वो तो जाहिर बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये जो है, ये वो है कि ये उस चीज के लिए होता है कि आप पहले से ही तैयार रहते हैं कि पेपर जाहिर बात है एक लेवल ऊपर भी बनाएगा तो आपको उससे दिक्कत ना हो। तो समझ गए ना? और ये आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं समझना कि सिलेबस के बाहर बता रहा हूं कि नहीं पेपर बाहर बनाएगा, बाहर और कहीं नहीं बनाता है। उसने बोला संवेग तो मतलब संवेग, बात खत्म। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, अब अगला जो आता है सबसे लास्ट में 8वें नंबर पे, वो कौन है? विलियम मैकडूगल। कौन है बालक? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए, और उनसे जुड़ी हुई 14 क्या बताई थी? मूल प्रवृत्ति। बोला था ना शुरू में मूल प्रवृत्ति पढ़ेंगे, फिर संवेग पढ़ेंगे, फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे। और यही उन्होंने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। और आपको याद होगा, यदि आपने बीएड और बीटीसी किया था, तो संवेग नाम लेते ही एक तो भय, क्रोध ये याद आता था, डर लगने पे पलायन कर लेना, और एक नाम बस याद आता था, विलियम मैकडूगल के 14 संवेग। जाहिर बात है, इसलिए, और जाहिर बात है कि ऐसा नहीं कि इन्होंने 14 ठो बता दिया सबसे ज्यादा संवेग इससे, इनसे ज्यादा भी बताने वाले बहुत है, एक से एक महारथी थे, 100 पार किए हुए संवेग बताने में। पर इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने संवेग बताए और संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्तियां भी बताई, और यही चीज इनके सिद्धांत को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और इसीलिए ये सिद्धांत इनका हर जगह आता है जहां भी आप संवेग और मूल प्रवृत्ति पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने संवेग दिया और संवेग से जुड़ी हुई उन्होंने क्या दी? मूल प्रवृत्ति दी। कि इस संवेग, जैसे भय के लिए पलायन, जब आपको डर लगेगा आपकी मूल प्रवृत्ति पलायन की होगी, तो उन्होंने संवेग और साथ में मूल प्रवृत्ति दोनों का वर्णन दिया, इसलिए इनका सिद्धांत क्या हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए इनके संवेग से क्वेश्चन भी आते हैं। और उधर वाटसन वगैरह के इंपॉर्टेंट बताए ना, ये उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम लाल, ये लाल रंग वाले इंपॉर्टेंट है, समझ लो बस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने पहली बात कुल कितने संवेग बताए हैं? लिख देता हूं, नहीं आप लोग कहेंगे लिखवाया ही नहीं। इन्होंने 14 संवेग तथा उनसे जुड़ी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। 14 संवेग बताया और उनसे जुड़ी हुई 14 क्या बताई? मूल प्रवृत्तियां बताई। अब 14 संवेग और उनसे जुड़ी 14 मूल प्रवृत्तियां देख लेते हैं। तो एक तरफ मैं लिखूंगा संवेग, एक साइड में लिखूंगा संवेग, और दूसरे साइड लिखूंगा मैं क्या? उससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति। एक तरफ संवेग लिखा जाएगा, एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? मूल प्रवृत्ति। तो देखिए, पहला नंबर, पहला आता है जो आपको हमेशा याद आता है, क्या? संवेग भय। भय मतलब डर। भय मतलब क्या होता है? डर होता है।
अब भय की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन। भय की मूल प्रवृत्ति पलायन। पलायन मतलब क्या हो जाना? भाग जाना। पलायन मतलब भाग जाना। लेकिन आपसे जो साइकोलॉजी के पेपर में जो शब्द पूछेगा वो ये वाले शब्द पूछेगा, भय, पलायन, ऐसे शब्दों को पूछता है। वो तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप उसके अर्थ को भी जानते रहें। दूसरी आती है आपकी संवेग। क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा, और इसकी मूल प्रवृत्ति है युत्सा। युत्सा। युत्सा मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा। युत्सा मतलब होती है युद्ध करने की इच्छा। अगली जो आती है आपकी, भय हो गया, क्रोध हो गया। आमोद। आमोद का अर्थ होता है आनंद। आनंद, खुशी। और इसकी मूल प्रवृत्ति होती है हास्य। हास्य मतलब हंसना। इसकी मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है? हास्य होती है। हास्य मतलब क्या होता है? हंसना। चौथा, अगला, घृणा। घृणा मतलब जिससे आपको बहुत ज्यादा नफरत होती है, आई हेट यू। आप लोग को नहीं कहे हैं, आप लोग से बड़ा घृणा हो सकती है, जिससे होगी। तो जिससे घृणा होती है तो आप उससे क्या होते हैं? दूर जाना चाहते हैं। निवृत्ति। निवृत्ति, या इसी को बोलते हैं विकर्षण। देखिए, एक शब्द होता आकर्षण, जिससे, अच्छा आप सोच के देखिए, जिससे घृणा होगी उसकी तरफ आकर्षित होंगे नहीं ना, क्या होंगे? विकर्षित होंगे, उससे और दूर भागेंगे। निवृत्ति मतलब क्या होता है? छोड़ देना। जैसे होता है ना कि हम सेवा निवृत्त हो गए हैं, मतलब रिटायर हो गए, जो सेवा आप कर रहे थे अब उस चीज से रिटायर हो गए हैं, वो हम सेवा नहीं देते हैं भाई, सेवा छोड़ चुके हैं देना। तो निवृत्ति मतलब होता है छोड़ देना या उससे दूर हो जाना। तो घृणा का जो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? निवृत्ति होती है। समझे? घृणा मतलब क्या होता है? जिससे आप नफरत करते हैं। पांचवा, वात्सल्य। वात्सल्य मतलब होता है शिशु प्रेम। मतलब जो माता पिता का अपने छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, उस भावना को बोला जाता है वात्सल्य। तो जाहिर सी बात होगा, तो इससे क्या होगा? संतान कामना या संतान प्रेम। संतान कामना या संतान प्रेम। जब वात्सल्य मतलब कि जो माता पिता का बच्चों के प्रति भावना होती है, प्रेम की भावना, वही होगी। यदि किसी माता पिता के पास यदि बच्चे नहीं है तो जाहिर बात संतान कामना की तब मूल प्रवृत्ति होगी। यदि संतान होंगे तो संतान के प्रति क्या आएगा? प्रेम आएगा। तो यही होता है वात्सल्य। उधर आ पाएंगे कि नहीं? नहीं सर। आइए आगे देखते हैं फिर संवेग। अमूल प्रवृत्ति। कभी भी सीरीज को गड़बड़ नहीं करना है। कहाँ तक हुआ था? नंबर 5 तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं। छठवां, कामुकता। मूल प्रवृत्ति क्या होगी? काम। सातवां, स्वामित्व की भावना। स्वामित्व की भावना। स्वामित्व की भावना, या इसी को बोलते हैं अधिकार की भावना।
स्वामित्व की भावना का मतलब होता है जब किसी चीज पे आप अधिकार जमाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं इन सभी चीजों पर मेरा अधिकार हो जाए, तो होता है स्वामित्व या अधिकार की भावना उसे कही जाती है। तो स्वामित्व या अधिकार की भावना आप कैसे होंगे? जैसे आपके अंदर मन में आ रहा भाव कि अरे यार हम भी कुछ जगह के स्वामी होते हैं, किसी जगह पे अपना भी राज होता, तो राज करने का आप क्या करेंगे? संग्रहण करते हैं, संचय करते हैं, आप चीजों को जुटाते हैं, 10-20 बीघा जमीन हो जाएगा, 2-4 किले हो जाएंगे, तो आप क्या करें? जब स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें व्यक्ति क्या करता है? संग्रह। क्या करता है? संग्रह, या इसी को बोलते हैं संचय। मतलब चीजों को जुटाता है, एकत्र करना, इकट्ठा करना, संचय करना, संग्रह करने की मूल प्रवृत्ति उसके अंदर देखने को मिलती है। आठवां, एकाकीपन। आठवां कौन सा है? एकाकीपन। एकाकीपन का होता है सामूहिकता। देखिए, एकाकीपन का मतलब क्या होता है? लोनली, बोलते ना, बड़ा लोनली फीलिंग, लोनली, आधे ज्यादा के स्टेटस लगा रहता है, फीलिंग लोनली। तो एकाकीपन मतलब वही लोनली, जब आपको अकेला महसूस होता है, आपको लगता है कि नहीं दुनिया में कोई है ही नहीं अपना, बिल्कुल आप अकेला महसूस करते हैं, तो वो अवस्था कहलाती है कौन सी? एकाकीपन की, कि एक व्यक्ति अकेला है। तो एकाकीपन की अवस्था में आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जब आपको एहसास होता है, संवेग और मूल प्रवृत्ति का मतलब समझिए पहले, ये क्या है? संवेग, आपके अंदर भावनाएं आ रही कि नहीं यार हम बहुत अकेला, आपको महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है यार हम अकेले हैं, दुनिया में कोई है ही नहीं अपना। तो आपकी इच्छा क्या करती है कि नहीं हमारे भी 10-20 दोस्त हो, कोई हमसे बात करने वाला हो, 10-20 दोस्त हो जहां बैठ के हम लोग भी गप मारे। तो आप किसका क्या चाहते? ग्रुपिंग, सामूहिकता, कि समूह में ग्रुप बने, ग्रुप में 10-20 दोस्त होता, मजे आए। तो एकाकीपन जब महसूस होता है तो मूल प्रवृत्ति क्या निकल के आती है? सामूहिकता। मतलब एकाकीपन जब होगा, आप अकेला महसूस करते हैं, तो उस समय आपकी इच्छा करती है सामूहिकता की। एकाकीपन का क्या हो जाएगा? सामूहिकता। अगला, आश्चर्य। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आश्चर्य का होता है जिज्ञासा, और इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं, इसलिए नहीं कि ये बार बार पूछता है, इसलिए क्योंकि आश्चर्य और जिज्ञासा ये ऐसे टर्म है कि किसी किसी को जिज्ञासा भी संवेग लगता है और किसी किसी को आश्चर्य मूल प्रवृत्ति लगता है। तो इसलिए इसको मैं क्लियर करूं, कहीं की किताबों में भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, आश्चर्य हमेशा एक संवेग है और जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है। कैसे? समझिए, यदि कोई बच्चा है आपके साथ घूमता है, टहलता है, आता जाता है, तो यदि कोई अलग चीज को देखता है, कोई नई चीज को देखता है, तो आपसे पूछता है ना कि भैया ये क्या है, या दीदी ये क्या है। तो क्यों पूछता है? क्योंकि उसको क्या लगा, उस चीज को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। जैसे आप किसी अलग चीज को देखते हैं, जैसे आप सुबह उठे कोई अलग चीज ही आपको देखने को मिला, तो आप बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। तो आश्चर्यचकित जो होते हैं वो आपकी भावना है, वो आपके अंदर उठा एक उथल पुथल है, इमोशंस है। तो आश्चर्य क्या है? संवेग है। उस आश्चर्यचकित होने की वजह से आपके अंदर मूल प्रवृत्ति क्या आती है? जिज्ञासा की। अब तुम दौड़े भागे किसी के यहाँ जाएंगे और जाके पूछेंगे क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या, या फिर ये चीज क्या है। जैसे किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हुए तो छोटे बच्चे नहीं पूछते कि भैया ये क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आश्चर्यचकित की, उसके अंदर क्या हो जाता है? आश्चर्य की भावना आती है, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए आश्चर्य संवेग है और जिज्ञासा क्या है? मूल प्रवृत्ति, जिसमें बच्चे प्रश्न पूछना होता है। जिज्ञासा क्या होती है? मूल प्रवृत्ति। अगला लिखिए, एक ये वाला भी किताबों में बहुत गलत दिया होता है, आत्महीनता। आत्महीनता का होता है दैन्य। आत्महीनता का क्या होता है? दैन्य होता है। और कई किताबों में ये चीजें अक्सर गलत लिखी होती हैं, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। कई किताबों में आप देखें, कई जगह आत्महीनता को मूल प्रवृत्ति में डाल देता है, पर आत्महीनता क्या है? संवेग है। और दैन्य क्या है? आपकी मूल प्रवृत्ति। दैन्य मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे के भरोसे हो, किसी दूसरे के भरोसे होने का मतलब कि जैसे किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास है ही नहीं, मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, बिल्कुल आत्महीनता आ जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, यदि आपको कोई एक कार्य भी करना होगा अपना खुद का, तो उसके लिए आप दूसरों से पूछेंगे कि ये वाला ऐसे कर दें, करें कि ना करें।
अच्छा यहाँ करेंगे तो सही रहेगा कि गलत रहेगा? तो क्या है कि आपके अंदर आत्महीनता है। तो दैन्य मतलब जब आप दूसरों के भरोसे होते हैं, दूसरा बोलेगा ऐसे करो, एक मतलब एक आपकी हालत लट्टुक तरह हो जाएगी, मतलब वो जैसे नचाना चाहेगा वैसे नचा देगा, क्योंकि आप तो अपने निर्णय लेंगे नहीं, बिल्कुल नौकर वाली हालत हो जाती है। दैन्य का मतलब वही वही समझिए, बिल्कुल नौकर वाली हालत हो जाती है कि आपको तो अपने पे निर्णय आप खुद से ले नहीं सकते। यदि उसका मन करेगा ये करवाने, बोलेगा ये करो, तो आप लगेंगे वही करने, क्योंकि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता था। आत्महीनता क्या होती है? जब आत्महीनता व्यक्ति को महसूस होता है, जैसे आत्मविश्वास होता है, उसका अपोजिट क्या होता है? आत्महीनता। जब आत्महीनता महसूस होती है संवेग, तो मूल प्रवृत्ति क्या निकल के आती है? दैन्य। मतलब बिल्कुल नौकर वाली हालत हो जाएगी, जैसे नचाना चाहेगा वैसे नचा देगा, आप दूसरों के भरोसे हो जाते हैं, तो दैन्य हो जाती है। तो आत्महीनता का क्या होता है? दैन्य होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसका भी ले लीजिए। 5, 5, 10, 11। अब आत्महीनता एक संवेग होता है, जाहिर बात है एक संवेग आत्मविश्वास भी होगा। तो आत्मविश्वास, आत्मविश्वास में क्या आता है? मूल प्रवृत्ति आत्मगौरव, या इसी को बोलते हैं आत्मगौरव को ही बोलते हैं आत्म प्रदर्शन। आत्मगौरव मतलब बहुत ही आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, या उसी को बोला जाता है आत्म प्रदर्शन। मतलब आत्मविश्वास क्या होती है? जबकि आपके अंदर श्रेष्ठता की भावना हो, आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। आत्मविश्वास मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता की भावना। मतलब आपको लगता नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम जो निर्णय लेंगे सही निर्णय लेंगे, बिल्कुल हम आत्मविश्वास से भरे हुए एकदम लबालब हैं, तो वो होता है आत्मविश्वास की भावना। और जब, और जाहिर बात है व्यक्ति को आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि देखिए आत्मविश्वास जब होता है तो आपके अंदर मूल प्रवृत्ति क्या आती है? आत्मगौरव या आत्म प्रदर्शन। आत्म प्रदर्शन का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति के सामने कोई कार्य करने में डरेंगे नहीं, आप बिल्कुल करके दिखाएंगे, देखो हाँ इस काम को हमने किया है। मतलब आपको इस बार का नहीं डर रहेगा कि सही गलत है, क्योंकि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपको किसी चीज का डर नहीं होता। तो वहां क्या होता है? आत्म प्रदर्शन, या क्या होता है? आत्म गौरव। तो इसीलिए, और देखिए आत्महीनता में क्या होती है? दैन्य वाली स्थिति होती है, मतलब दूसरों को भरोसे रहेंगे, दूसरा नौकर का जिधर घुमाना चाहेगा उधर घुमा के जैसे मन करेगा वैसे आपका यूज कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अपने अंदर पूरी तरह कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि आत्मविश्वास होना चाहिए अपने अंदर, कि जो भी करिए अपने भरोसे करिए, अपने निर्णय पे करिए, सुनो सभी का लेकिन करो वही जो अपना मन कहे। अब ऐसा नहीं सुनना भी छोड़ दें बड़ों की बात, सुनना चाहिए सभी का, अमल करना चाहिए सबकी बात का, लेकिन जो निर्णय हो वो आपका होना चाहिए। ये नहीं कि कल के डेट में कुछ हुआ तो आप ये बोलने लगे कि नहीं वो किए थे इसलिए हम कहे हैं। यदि किए हैं तो आपका निर्णय होना चाहिए, यदि नहीं भी किए हैं तो भी आपका निर्णय होना चाहिए। तो ये होता है आत्मविश्वास या आत्म गौरव। अगली जो मूल प्रवृत्ति आती है, कृत भाव। ये कृत का मतलब होता है रचना, रचना भाव। कृत भाव या रचना भाव का मतलब होता है कि आपको मन कर रहा है कुछ नया बनाने का, जैसे नहीं कभी मन करता है कुछ कला में पेंट बन रही तो पिकासो की तरह कुछ धमाकेदार पेंटिंग ही मार देते हैं, मोनालिसा जैसा बना देते हैं। या घर में कोई चीज़ है रेडियो वगैरह, तो मन करता है जिसको हम ही जोड़ तोड़ के कुछ नया ही बना दे। या कोई रेडियो खराब हो गया तो मन करता है इसको हम ही बनाएंगे, को उसको मन से आप खोल भी देते हैं, बने या ना बने। तो आपके अंदर कौन सा भाव उठता है? कृत भाव। तो इस समय जो मूल प्रवृत्ति आएगी कैसी आएगी? रचनात्मक। रचनात्मक मतलब जो भी चीज आपको मिलेगी उसमें आप अपना रचना लगाने लगेंगे, आपको बनाने आए चाहे ना बनाए, आप उसको खोल देंगे, दो चार तार इधर को उधर भी कर देंगे। तो वो क्या होती है कि आपके अंदर जब कौन सा भाव होता है? कृत भाव। तो कृत भाव में आपकी मूल प्रवृत्ति क्या हो जाती है? रचनात्मक हो जाती है। और 13 नंबर पे आता है आपका विषाद, या विषाद को ही बोलते हैं कष्ट। और हमेशा याद रखिएगा, ये कोष्टक में बस इसलिए लिख रहा हूं ना ताकि आपको उसका मतलब पता रहे।
नहीं तो आपसे जो साइकोलॉजी में शब्द पूछेगा वो ये पूछेगा, कोष्टक में बस लिख देता, आपको उसका मतलब पता है। जो विषाद मतलब कष्ट, यदि आपको किसी बात से बड़ा कष्ट हो जाता है, बड़ा दुख हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप दूसरों के शरण में जाते हैं, शरणागति। बहुत ज्यादा दुख हो, कष्ट हो किसी चीज से, तो आप शरणागति मतलब दूसरों के शरण में जाते हैं, आप उनसे मदद मांगते हैं। अपील करना, शरणागति मतलब होता है अपील करना। क्या अपील करते हैं कि भाई ये हमको दुख है, कष्ट है, कुछ मदद कर दीजिए, कुछ ये कर दीजिए, तो आप क्या होता है? शरणागति। तो दूसरों से मदद मांगना अलग चीज है, और दूसरों के भरोसे रहना ये अलग चीज होता है। तो क्या होता है विषाद का? क्या होता है? शरणागति। 14वां, भूख। जब आपको भूख लगती है, भूख आपको लगती है, तो क्या करते हैं? भोजन तलाश, भोजन तलाश। भूख लगने पर क्या करते हैं आप? भोजन तलाश। तो इस तरह से मैकडूगल ने कुल कितने संवेग बताए थे? 14। और 14 संवेग के उन्होंने 14 क्या बताए? मूल प्रवृत्तियां। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 संवेग, 14 मूल प्रवृत्तियां याद होनी चाहिए। वो भी कष्ट नहीं, विषाद, ये शब्द आपको याद होने चाहिए। तब आप, और आपके क्वेश्चन बिल्कुल इससे पूछे जाएंगे, समझ में आया? तो इससे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कथन लिख लीजिए, कथन के इंतजार में भी होंगे आप। स्टेटमेंट, कथन। कथन लिख लीजिए। वैसे इसमें इतना कथन पूछता नहीं, पर वुडवर्थ का कथन लिख लीजिए, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का पूछता है, जायज बात है, संवेग में पूछ सकता है। वुडवर्थ का कथन लिख डालिए। वुडवर्थ का कथन, क्योंकि देखिए मूल प्रवृत्ति में एक वुडवर्थ का कथन पूछता है, इसमें ज्यादा कथन पूछता नहीं है। और बाकी सेशन कराऊंगे जब प्रैक्टिस सेट, तो आप खुद ही देख लेंगे। तो वुडवर्थ का कथन पूछता है, इसलिए संवेग में भी वुडवर्थ का कथन लिख लीजिए कि यदि हो सकता है यदि पूछ दिया, भाई तो क्या भरोसा। व्यक्ति की गति में आने या उत्तेजित दशा संवेग कहलाती है। व्यक्ति की गति में आने, आप पढ़े थे इमोशन बना है ई और मोशन, अंदर के बाहर को, बाहर की ओर अंदर के भाव को, बाहर की ओर क्या देना? गति देना, बाहर को निकालना। तो वही व्यक्ति की गति में आने या फिर उसकी उत्तेजित दशा क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। आप बहुत ही ज्यादा लग गए हैं जोश के साथ में, जज्बाती तौर पर एकदम भावनाओं में बह गए, तो वही होता है कि आप व्यक्ति क्या आ गया? गति में आ गया है। तो गति में आने या उसकी उत्तेजित दशा क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। तो एक कथन इनका हुआ। एक कथन लिख लीजिए क्रो एंड क्रो का। संवेग आंतरिक समायोजन है, समायोजन है जो व्यक्ति के कल्याण, संतोष तथा सुख के लिए कार्य करती है। क्या है? संवेग एक आंतरिक समायोजन है जो किसी व्यक्ति के कल्याण, संतोष तथा सुख के लिए कार्य करती है। क्रो एंड क्रो का मतलब सीधा कहना था कि संवेग से एक समायोजन होता है। मतलब कि जैसे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो गुस्सा निकलना जरूरी है, यदि नहीं निकलेगा तो आपको संतोष नहीं मिलेगा। जब तक गुस्सा बाहर नहीं निकलेगा तब तक संतोष नहीं मिलेगा। तो उस गुस्से को संवेग ही होता है जो एक गति देती है, एक तीव्रता देती है, और गुस्से को आपके अंदर से बाहर निकालता है। जब आप गुस्से को बाहर निकालते हैं तो किसकी भावना मिलती है? संतोष की।
तब जाकर आपको संतोष क्या होती, प्राप्ति होती। तो वही उन्होंने बोला कि एक तरह का समायोजन है कि जब भी आपके अंदर ज्यादा उथल पुथल होता है तो संवेग उसे समायोजित करने का कार्य करता है, कि उसे वो शांत करने का काम करता है ताकि वो समायोजित रहे, एडजस्ट रहे, सभी संवेग एक जैसे रहे। तो वही उन्होंने बोला कि संवेग एक आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के कल्याण, संतोष तथा सुख के लिए कार्य करती है। इस तरीके से ये दो आपके कथन हो गए, इसमें ज्यादा कथन पूछते नहीं, जो कथन पूछता था मैंने आपको बता भी दिया है। लेकिन हाँ, जो मैकडूगल के 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा और एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा कि संज्ञान तथा संवेग में घनिष्ठ संबंध होता है। संज्ञान तथा संवेग में घनिष्ठ संबंध होता है। बिल्कुल इस बात को एकदम डिक्टो दिमाग में उतार लीजिएगा कि संज्ञान तथा संवेग में घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात संवेग की वजह से संज्ञान आपका क्या है, इसका इस लाइन के कहने का मतलब क्या है कि संवेग की वजह से, संज्ञान मतलब क्या, ज्ञान, अधिगम, सीखना। तो संवेग के कारण संज्ञान या अधिगम प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। मतलब बच्चे को आपने शर्मिंदा कर दिया, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, हीनता की भावना आ गई बच्चे के अंदर, क्या है वो संवेग है, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई क्या होती है, प्रभावित होती है। तो संवेग की वजह से सकारात्मक रूप में भी प्रभावित हो सकती है, प्रशंसा किए, तारीफ किए, सकारात्मक रूप में प्रभावित होगा। लेकिन हीनता की भावना या उसको आपने शर्मिंदा महसूस करवा दिया तो नकारात्मक रूप में प्रभावित हो जाएगा। तो संवेग की वजह से आपका अधिगम या संज्ञान प्रभावित होता है और इन दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, और साथ में जो प्रभावित करता है वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में करता है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, बिल्कुल एकदम धड़ाधड़ कंप्लीट हो गया आपकी मूल प्रवृत्ति और संवेग। इससे बाहर एकदम मूल प्रवृत्ति संवेग का एक भी टॉपिक नहीं जाएगा। और इस रविवार को प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं अधिगम का, इसलिए अधिगम टॉपिक अच्छे से पढ़ के तैयार रखना। और बिल्कुल क्वेश्चन लेके आऊंगा जो पेपर में पूछे जा चुके हैं अलग अलग जगह पर, प्राइमरी ढूंढ ढूंढ के एक क्वेश्चन लाऊंगा अधिगम का, टॉपिक वाइज पहले करवाऊंगा, उसके बाद जब टॉपिक वाइज आपसे करवा चुका रहूंगा तब आपको पेपर का पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ठीक है, संडे को मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट में। तो चैनल को शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, हमेशा से बोला हूं। तो जो भी कमी रही हो या मजा आया हो या और भी आप जो भी चाहते हो साइकोलॉजी के अंदर, तो उसे जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा एक बार जरूर। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।